हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं अपने जेडीएम लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम से अध्ययन करने वाले क्लास 11th के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और इसके यह फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट का यह फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट यूनिट का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यहाँ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, अवधारणा का मतलब होता है बच्चों समझ, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं, हिंदी में अवधारणा कहते हैं। इसका मीनिंग होता है समझ। यानी इस चैप्टर में हम लोग इस रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं यानी कुछ मूल समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे जो रसायन विज्ञान के अध्ययन की मौलिक चीजें हैं, जो पूरे हमारे केमिस्ट्री के अध्ययन में इन टर्म्स की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। और कुछ ऐसे भी टर्म्स होंगे जो आप लोग पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे होंगे। तो हमें इन्हीं सब मूल अवधारणाओं की चर्चा करनी है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, हम किस विज्ञान को रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ रसायन विज्ञान का मतलब यह होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी यह हमारे साइंस की, विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है। और जैसे अलग अलग शाखाओं में हम लोग अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह इस रसायन विज्ञान में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। सबसे पहला तो यह है पदार्थों के संश्लेषण। हम ये जानते हैं बच्चों कि जैसे हमारी नजर हमारे आसपास पड़ती है तो हम विविध प्रकार के आकृति, आकार, बनावट आदि की वस्तुओं को देखते हैं, और इन वस्तुओं को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि जिस चीज से भी ये वस्तुएं बनी होती हैं उसे हमारे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है, पदार्थ या द्रव्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले यही होता है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा हो जिसमें हम पदार्थों के संश्लेषण, यानी कोई वस्तु कैसे बनी है, किस प्रोसेस के थ्रू वह वस्तु बनी है। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। तो कोई भी वस्तु है, हमारे हाथ में यह पेन है, यह पेन कैसे बनी है, निश्चित रूप से इसको बनाने वाले ने कुछ प्रोसेस अपनाया होगा, कुछ पदार्थों का प्रयोग किया होगा, कुछ बनाने की विधियों का प्रयोग किया होगा। तो और कुछ नहीं बल्कि हमें इस संश्लेषण शब्द से यही समझना है कि वो किस किस प्रोसेस के थ्रू इस पेन को बनाया है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम चाय में पानी यूज करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, और भी अपनी रुचि के अनुसार हम चीजों का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के बाद उसको हम गैस स्टोव पर रखकर उसको उबालते हैं। उबालने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद वह चाय हमारे पीने योग्य बन जाती है। ये जो सारे चीजों को मिलाना, उसको स्टोव पर बॉयल करना, फिर उसको फिल्टर करना, और लास्ट में एक कप में बनी बनाई चाय को लेना, इसको हम कहेंगे कि वो चाय के संश्लेषण का अध्ययन है। जो चाय के बनाने की विधि हो गई। इसी तरह कोई पदार्थ कैसे बना है, कोई वस्तु किस प्रोसेस के थ्रू बनी है, इसका अध्ययन हम करेंगे।
दूसरी चीज ये हो गया संगठन, यानी कोई वस्तु अगर बनी है, कोई पदार्थ है, तो निश्चित रूप से उस पदार्थ में छोटे छोटे कण होंगे, चाहे वह कण परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, जो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर वह पदार्थ बना है, उस पदार्थ के अंदर वह कण किस प्रकार व्यवस्थित है, इसको हम कहेंगे संगठन। तो संश्लेषण हो गया, संगठन हो गया। गुण धर्म, उस पदार्थ में क्या क्या गुण पाए जा रहे हैं, वो देखने में किस रंग का दिखाई दे रहा है, वो चखने पर उसका स्वाद कैसा है, इत्यादि इत्यादि बातों को हम ये कहेंगे कि हम उसके गुण धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं। और चौथी बात यह कहा गया है कि अभिक्रियाओं का, यानी वह पदार्थ दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर किस तरह आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। इन सारी बातों का हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसी शाखा का नाम रसायन विज्ञान है। यानी हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाते हैं। अब जब ये सारी चीजें, चाहे वो संश्लेषण हो, संगठन हो, गुणधर्म हो, अभिक्रियाएं हो, ये सारी चीजें जब पदार्थों की ही होती हैं, तो सबसे पहली हमारी आवश्यकता होती है कि हम ये जाने कि पदार्थ क्या चीज है। तो अभी अभी जैसा हमने बताया कि हम अपने सराउंडिंग, अपने आसपास जितनी भी विविध प्रकार की आकार, आकृति और बनावट की वस्तुओं को देखते हैं, इन सभी को हमारे वैज्ञानिकों ने यह माना है कि ये पदार्थ या मैटर या द्रव्य से बनी है। चाहे वह कोई बहुत बड़ी वस्तु हो, चाहे वह एक रेत का कण हो, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी वस्तु इस ब्रह्मांड में दिख रही है, पूरे यूनिवर्स में दिख रही है, वह निश्चित रूप से द्रव्य से बनी है। और जिस द्रव्य से बनी है, उस द्रव्य को हम डिफाइन करेंगे कि द्रव्य या पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो आप लोग या छोटी कक्षाओं से भी ये द्रव्य की परिभाषा पढ़ते आ रहे होंगे कि द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है जिसे हम लोग माप करके और ये बताते हैं कि कोई वस्तु किलोग्राम में इतने किलोग्राम है, या ग्राम में इतने ग्राम है, या मिलीग्राम में इतने मिलीग्राम है। इस चीज को हम कहेंगे कि हम ये किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में जो मापन करते हैं, उसमें हम उस वस्तु के द्रव्यमान का मापन करते हैं। अर्थात द्रव्य का मतलब यही हुआ कि जिसमें द्रव्यमान हो। दूसरी बात कि जो स्थान घेरता हो। स्थान घेरने का मतलब कि स्पेस में कहीं पर भी अगर कोई वस्तु है तो वह कुछ न कुछ स्थान घेरे हुए है। अगर छोटी वस्तु है तो कम स्थान घेरे हुए है, बड़ी वस्तु है तो अधिक स्थान घेरे हुए है। कहने का मतलब कि स्थान घेरने को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि उस वस्तु का आयतन होता है, और कोई वस्तु उतना ही स्थान घेरती है जितना उस वस्तु का आयतन होता है। तो ये दो चीज हो गए कि चाहे कोई भी द्रव्य हो, पदार्थ हो, उसमें निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा और वह कम या ज्यादा स्थान घेरेगा। और तीसरी एक ये बात होती है कि जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यानी हम लोगों के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चों, जिसको हम अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। यह है हमारे नाक, कान, जीभ, आंख, त्वचा, और ये 5 हो गए, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। ज्ञान इंद्रिय कहने का मतलब यही होता है कि ज्ञान का मतलब जो हमसे बाहरी जगत से जिसका ज्ञान हमसे मिले, और इंद्रिय का मतलब अंग होता है। तो ये हमारे 5 अंग ऐसे होते हैं जिनसे हमें बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। हम आंखों से किसी वस्तु के रूप को देखते हैं, कानों से हम शब्द को सुनते हैं, नाक से हम किसी वस्तु के गंध का ज्ञान लेते हैं, जीभ से किसी वस्तु के रस का ज्ञान लेते हैं, और त्वचा से या अपने स्किन से हम लोग
किसी वस्तु के स्पर्श का अनुभव करते हैं, तो कोई भी पदार्थ होगा उसका ज्ञान हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जरूर मिल जाएगा। तो ये 3 गुण होते हैं द्रव्य में, और इन तीनों गुणों को मिला जुला करके हम द्रव्य को परिभाषित करते हैं कि द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इस तरह हम परिभाषित करने के बाद अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे पुस्तक है, कलम है, पेंसिल है, वायु है, जल है, सभी जीव हैं, ये सभी के सभी द्रव्य हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह भी द्रव्य है, जिस वायु में हम लोग सांस लेते हैं वह वायु भी द्रव्य है। तो इस तरह से ये द्रव्य के कुछ उदाहरण हो गए। अब हम नेक्स्ट टर्म ये अध्ययन करेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, यानी कोई द्रव्य या पदार्थ है वह किन अवस्थाओं में मिलता है, उसकी कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो यह भी बहुत सिंपल चीज है जो पहले ही से आप लोगों को पता होगा। ये द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब हम बारी बारी से इसे एक एक का अध्ययन करेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होती है और गैस क्या होती है। तो यहाँ ये जो ठोस है, इस ठोस में मुख्य रूप से क्या क्या गुण हमें मिलते हैं। ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें फर्स्ट तो ये हम पाते हैं बच्चों कि जो ठोस अवस्था होती है द्रव्य की, इसमें द्रव्य के कण बहुत पास पास मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। यानी कोई भी द्रव्य अगर ठोस अवस्था में है तो उस ठोस अवस्था में द्रव्य के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और पास पास होने के बाद उन कणों में जो आपसी आकर्षण बल होता है वह भी बहुत मजबूत होता है। वो आपस में बहुत मजबूत आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि द्रव्य के कण बहुत पास पास मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। सेकंड जो हम ठोस अवस्था में पाते हैं कि अंतराणविक स्थान तथा गतिज ऊर्जा कम होने के कारण ठोस के कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि अपनी साम्यावस्था के इधर उधर बहुत कम आयाम का कंपन करते रहते हैं। इस चीज को समझना है बच्चों कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, तो जैसा अभी बताया हम पहला कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और बहुत ही आपस में मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो यहाँ पास पास होने से जो अणुओं के आसपास अगल बगल चारों तरफ जो रिक्त स्थान होता है वह कम हो जाता है, और उस रिक्त स्थान का नाम होता है अंतराणविक स्थान। यानी अणुओं के बीच का रिक्त स्थान अंतराणविक स्थान कहलाता है। और जब अणु बहुत ही पास पास हो जाएंगे तो इससे स्पष्ट है कि उनके बीच जो रिक्त स्थान होगा वह बहुत ही कम मिलेगा। दूसरी चीज ये भी है कि जो ठोस के कण होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत कम होती है। गतिज ऊर्जा यानी जिस ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गतिशील होती है उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जो ठोस के कण होते हैं इनमें ये 2 फैक्टर हैं। एक तो अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, यानी 2 अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत कम मिलता है, और दूसरी चीज ये कि ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा भी बहुत कम होती है, और गति करने के लिए ऊर्जा भी कम है और घूमने के लिए स्थान भी कम है। इन दोनों का प्रभाव यह पड़ता है कि ये जो इसके कारण जो ठोस के कण जो होते हैं गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। भाई जब आसपास खाली जगह मिलेगी तभी तो उसमें वो गति करेंगे, और गति करने के लिए गतिज ऊर्जा भी होनी चाहिए। तो दोनों कम है इनमें, इस कारण से ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अब होता यह है कि ये कण जहां है उसको हम इनकी साम्यावस्था कहेंगे। जहां पर भी कोई ठोस का कण है
तो हम ये कहेंगे कि वो अपनी साम्यावस्था में है, और उस साम्यावस्था के इधर उधर इधर उधर इधर उधर जिसको हम कहते हैं कि वो कंपन करता है। ठोस के कण अंतराणविक स्थान कम होना और गतिज ऊर्जा कम होना, इन दो कारणों से केवल अपनी साम्यावस्था के इधर उधर कंपन करते रहते हैं। और चूंकि कंपन में भी इधर उधर जाने की जगह बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम ये कहेंगे कि उन कणों के कंपन का जो आयाम होता है वह बहुत कम होता है। यहाँ एक चीज आयाम शब्द जिसको हम अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं, कि अगर कोई ये पेन है ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर ये ज्यादा दूर तक आसपास घूम रही है तो ये इसकी साम्यावस्था कहलाएगी, और इधर जितनी दूर तक गई या इधर जितनी दूर तक गई तो इस साम्यावस्था से जितनी अधिकतम दूरी तक ये जाती है, इस अधिकतम दूरी को हम आयाम कहते हैं। अगर साम्यावस्था से ज्यादा इधर उधर कोई वस्तु जा करके कंपन कर रही है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु के कंपन का आयाम अधिक है। लेकिन जो ठोस के कण होते हैं, एक तो इनकी गतिज ऊर्जा कम है, दूसरे इनके पास अंतराणविक स्थान कम है, इसलिए जो भी स्थान इनके पास उपलब्ध होता है उसमें ये बहुत ही कम आयाम का कंपन करते रहते हैं। मतलब अपनी साम्यावस्था से बहुत ही कम इधर उधर जा करके कंपन करते रहते हैं। यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं कि अंतराणविक स्थान तथा गतिज ऊर्जा कम होने के कारण ठोस के कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि अपनी साम्यावस्था के इधर उधर बहुत कम आयाम का कंपन करते रहते हैं। अब हमें उम्मीद है कि यह सेकंड स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों कारण जब एक साथ मिलते हैं तो परिणाम यह होता है कि अतः ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ऊपर जो हम दो कारण बताए, इन दोनों कारणों से अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई ठोस वस्तु होती है, हम ये देखते हैं कि उस ठोस वस्तु का आयतन भी फिक्स होता है और उसका आकार भी फिक्स होता है। अगर हम उस पर बहुत कोई बड़ा फोर्स लगा करके अगर हम उसके आकार को बदलना चाहें, उसके आयतन को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। ऐसे सामान्य अवस्था में वह जो ठोस है उसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। तो ये द्रव्य की अवस्थाओं में जो पहली अवस्था ठोस है उसके बारे में इतना पर्याप्त है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। द्रव्य की जो दूसरी अवस्था है जिसे हम द्रव कहते हैं, तो द्रव्य की द्रव अवस्था में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट तो यह है कि द्रव्य के कण, यहाँ द्रव्य के कण कहें अथवा द्रव के कण कहें, द्रव्य ही है द्रव, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं तथा इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है। यह भी हम लोग ठोस में कणों का अध्ययन किए कि ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं तथा वे आपस में मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में इस ठोस की तुलना में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और इस द्रव अवस्था में जो कणों के बीच आकर्षण बल भी लगता है वह ठोस की तुलना में कम लगता है, दुर्बल आकर्षण बल लगता है। यानी दोनों चीजें, ठोस के जो कण हैं पास पास होते हैं तो द्रव के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोस में कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है तो द्रव में कणों के बीच ठोस की तुलना में कम आकर्षण बल कार्य करता है, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। सेकंड यह है कि द्रव के कण द्रव की परिसीमा के अंदर अनियमित गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अभी हम लोग देखें कि ठोस में जो कण होते हैं वह मूवमेंट के लिए, गति करने के लिए ज्यादा स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि उनको स्पेस भी नहीं मिलता है और उनके पास गतिज ऊर्जा भी नहीं है। लेकिन यहाँ द्रव के जो अणु होते हैं ये पूरे द्रव की परिसीमा के अंदर, परिसीमा का मतलब यहाँ ये है बच्चों कि अगर हम एक गिलास में पानी ले लिए हैं
तो चारों तरफ से और पेदी से तो गिलास की दीवारें हैं, तो वो एक सीमा उनकी बन रही है। ऊपर से जो जल का सतह, जहां तक गिलास में पानी भरा है, तो जो जल का ऊपरी सतह है, तो उस जल के ऊपरी सतह को और बाकी जो चारों तरफ से वो गिलास की दीवारों से घिरा हुआ जल है, इसे हम कहेंगे द्रव की परिसीमा। तो द्रव की परिसीमा के अंदर अनियमित गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो द्रव के अणु होते हैं वह इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं और वो पूरे द्रव की परिसीमा में घूमते रहते हैं। अंतर यही है कि वो सतह तक तो आएंगे, लेकिन भले ही द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, फिर भी इतना कम नहीं है कि वो सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाए। सतह पर आते आते फिर उसको द्रव के अणु अपनी ओर खींच लेंगे और वह द्रव में ही चला जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि द्रव के अणु द्रव की परिसीमा के अंदर अनियमित गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। पूरे द्रव में वो इधर से उधर अनियमित गति करते रहते हैं, इसके लिए वो फ्री हैं, गति कर सकते हैं। पेदी में का अणु सतह तक आ सकता है, सतह का अणु पेदी तक जा सकता है, इधर उधर बर्तन की दीवारों से टकरा सकते हैं, लेकिन इतनी स्वतंत्र गति के बावजूद भी वो द्रव की सतह को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ये जो दो गुण हमें मिले, ये द्रव्य के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं तथा इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है। और दूसरा जो हम बताए कि द्रव के अणु द्रव की परिसीमा में अनियमित गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु वो द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। और इन दो कारणों से हम ये पाते हैं कि अतः द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता, बल्कि उसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यह द्रव की विशेषता होती है बच्चे। हम 1 लीटर दूध लेकर उसको बड़े से गिलास में रखें तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। उसे अगर हम जग में रखते हैं तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा, या और जिस किसी भी दूसरे पात्र में उसको रखें तो वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर वह दूध 1 लीटर है तो हम उसको किसी भी पात्र में रखें, वह कोई भी आकार ग्रहण करे, लेकिन वह 1 लीटर दूध कभी ½ लीटर नहीं हो सकता है और कभी 2 लीटर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जो लीटर में बताया जा रहा है कि 1 लीटर दूध है, वह 1 लीटर उस दूध का आयतन होता है। तो जो भी उस द्रव का आयतन है, वह चाहे उसको हम जितने भी बर्तन में बदल बदल करके रखते चले जाएं, आयतन उसका फिक्स रहेगा, जितना लीटर है उतना ही रहेगा। लेकिन बर्तन के अनुसार उस द्रव का आकार बदलता रहता है। यह हमारे द्रव का गुण होता है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता, बल्कि उसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अब इसके आगे हमें गैसीय अवस्था के बारे में समझना है। तो द्रव्य की गैस अवस्था में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं। यह है कि द्रव्य के कण का मतलब कि गैस के कण ठोस एवं द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं तथा इनके बीच आकर्षण बल अत्यंत क्षीण होता है। ठोस हो, द्रव हो, या अभी हम लोग गैस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम यही देख रहे हैं कि उस द्रव्य के जो कण हैं वो पास पास हैं कि दूर दूर हैं, और उनके बीच आकर्षण बल किस तरह का लग रहा है। तो ठोस में हम लोगों ने देखा कि कण पास पास हैं और उनके बीच प्रबल आकर्षण बल है। द्रव में हम देखें कि कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर हैं और कणों के बीच आकर्षण बल भी ठोस की तुलना में कम है। गैस में जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर दूर होने के कारण उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वह भी अत्यंत क्षीण होता है। क्षीण होने का मतलब कि आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। एक तो कण दूर दूर हो गए, दूसरी चीज ये मिली कि उन कणों के बीच आकर्षण बल क्षीण होता है, बहुत ही कम होता है। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ये पहली विशेषता होने के कारण जो गैस के कण हैं
ये आसानी से तीव्र गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये बहुत ही इजीली मूवमेंट करते हैं, आसानी से गति कर लेते हैं, और जो गति करते भी हैं वह तेज गति करते हैं। अभी अगर किसी गैस को एक छोटे से पात्र में बंद किया जाए और उस पात्र के ढक्कन को अगर खोल दिया जाए तो तुरंत ही पता चलेगा कि वह गैस इस पूरे कमरे में फैल गई। इसका मतलब कि वह खोलने के साथ ही साथ इतने तीव्र गति से उसके अणु गतिशील होंगे कि तुरंत ही वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे। ये दूसरी बात बताई गई कि गैस के जो कण होते हैं वो आसानी से तीव्र गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, और चूंकि ये दोनों विशेषताएं गैस में मिलती हैं, इस आधार पर हम ये देखते हैं कि अगर अभी अभी हम गैस को एक छोटी सी शीशी में बंद किए हो तो उस गैस का आकार शीशी के आकार का होगा, और उस गैस का आयतन भी जितना उस शीशी का आयतन होगा उतना ही होगा। लेकिन अगर उस शीशी के ढक्कन को खोल दिया जाए और वह गैस अगर इस पूरे कमरे में फैल जाती है तो उसी गैस का आकार इस कमरे का आकार हो जाएगा, और उस गैस का आयतन भी इस कमरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि अतः गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न तो आकार निश्चित होता है। तो नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ ही लिखना चाहिए। यहाँ नाइदर नार का यूज है, और न ही आकार निश्चित होता है, बल्कि इसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। यानी ठोस में आयतन आकार दोनों निश्चित हुए, द्रव में आयतन निश्चित हुआ लेकिन आकार अनिश्चित हुआ, और गैस में न आयतन निश्चित होता है और न आकार निश्चित होता है, बल्कि हम किसी गैस को जिस पात्र में रखते हैं वह उसी पात्र का आकार भी ग्रहण कर लेता है और साथ साथ उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेता है। इस तरह हम लोगों ने जो द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन किए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस तीन भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के पश्चात अब हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे। तो जब द्रव्य का वर्गीकरण किया जाता है तो सर्वप्रथम हम द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक भाग को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को कहा जाता है मिश्रण या मिक्सचर। ये दो प्रकार के द्रव्य क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा इनका विभाजन समझ लें। ये जो शुद्ध पदार्थ होता है इसे हम पुनः दो वर्गों में रखते हैं। एक वर्ग को तत्व कहा जाता है और दूसरे को यौगिक कहा जाता है। और जो मिश्रण है या जिसको हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं, यह पुनः दो वर्गों में रखा जाता है। एक वर्ग को हम समांगी मिश्रण कहते हैं तो दूसरे को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पुनः विभाजित करने के बाद जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं उनको डिफाइन करने से पहले हम इस शुद्ध पदार्थ की परिभाषा समझें कि हम किस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बने पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी दो ऑप्शन है, कोई ऐसा पदार्थ हो जिसका अगर सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो यह देखने को मिले कि उस पदार्थ में या तो सभी के सभी परमाणु एक ही प्रकार के हैं, या उस पदार्थ में जो अणु हैं वे सभी एक ही प्रकार के हैं। अगर पदार्थ के सभी परमाणु एक ही प्रकार के मिलते हैं तो भी हम कहेंगे कि यह शुद्ध पदार्थ है, या अगर उस पदार्थ में सभी अणु एक ही प्रकार के मिलते हैं तो भी हम कहेंगे कि यह एक शुद्ध पदार्थ है। अब अगर एक ही परमाणु एक ही प्रकार के परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बने पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ हम कुछ शुद्ध पदार्थों के उदाहरण मेंशन कर दिए हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ग्लूकोज, जल आदि। ये सभी के सभी शुद्ध पदार्थ हैं। इनमें
कुछ ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और कुछ ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। तो इस उदाहरण को देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट इस पर पहुंचे हैं कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ है, हम यह देख चुके हैं कि यह दो वर्गों में रखा गया है, एक को हम तत्व कहते हैं और एक को यौगिक कहते हैं। तो हम शुद्ध पदार्थों के दोनों प्रकारों का अध्ययन करें। पहला प्रकार होता है तत्व। अब यहां देखो बच्चों, जो ऊपर हम बता चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ अगर होगा तो या तो उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे या उसमें एक ही प्रकार के अणु मिलेंगे। तो अगर कोई ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसके सभी परमाणु एक ही प्रकार के हैं, यदि वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ शुद्ध पदार्थ है, तो ऐसे ही शुद्ध पदार्थ का नाम तत्व होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। यानी यहां अणुओं की बात नहीं है कि वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने। जब भी हम तत्व की बात करेंगे, अभी अभी वर्तमान में हमारे केमिस्ट्री में जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, और उन 118 तत्वों में हमें यही देखने को मिलता है कि किसी भी तत्व का छोटा या बड़ा भाग लेकर और उसका लगातार विभाजन करते चले जाएं, हम उस स्तर तक विभाजन कर दें कि उस तत्व के सभी परमाणु अलग अलग हो जाएं, तो हम यही पाएंगे कि उसमें जितने भी परमाणु हैं वे सभी के सभी परमाणु समान प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। यहाँ तत्व के कुछ उदाहरण हैं: सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। जैसा अभी अभी हम बताए कि हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, तो उन्हीं 118 तत्वों में से हम 2 4 5 यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हैं। विशेषता इनकी फिर वही है, ये सभी के सभी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ मैं एक भ्रम दूर कर देना चाहता हूं, जो ये कहा जाता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो कहीं आप लोग ऐसा ना समझ लें कि जो हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, वो सभी के सभी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। यह बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ हम नोट में इसी चीज को मेंशन किया है। नोट हम लिखे यहाँ कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी जितने भी 118 तत्व हैं हमारी आवर्त सारणी में, अलग अलग तत्वों के परमाणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम 2 तत्व लिए हैं तो दोनों तत्वों के परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे, और इसी प्रकार हम चाहे जितने भी तत्व ले लें, वो जितने प्रकार के तत्व होंगे उनके परमाणु भी उतने ही प्रकार के मिल जाएंगे। यानी एक तत्व का जो परमाणु होता है वह आपस में समान होते हैं। सभी तत्वों के परमाणु आपस में समान नहीं होते। एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वह आपस में समान होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो यहाँ हम लिखे हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं, तो कहीं ऐसा ना आप लोग समझ लें या कोई भी ऐसा ना समझ ले कि जितने भी तत्व होते हैं वो सभी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। बल्कि यहाँ स्पष्ट कर देना मैं चाहता हूं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसके बाद इस शुद्ध पदार्थ में दूसरा नंबर आता है यौगिक का। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो प्राप्त शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब यहां यौगिक का कुछ इस तरह हम डिफिनेशन देंगे
कि दो प्रकार के परमाणु हो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु हो, कहने का मतलब कि या तो दो तत्व हो या दो से अधिक तत्व हो, अगर वो आपस में संयुक्त होते हैं और कुछ इस प्रकार संयुक्त होते हैं कि उनमें उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या में एक निश्चित अनुपात मिले, तब ऐसे ही शुद्ध पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। जैसे यहां मान हम जल ले रहे हैं, इस जल का हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं H2O। हम इसमें देख रहे हैं कि दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु, या ये दो प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर के जल बना रहा है। अगर हम एक परमाणु कार्बन का लेते हैं और दो परमाणु ऑक्सीजन का लेते हैं, तो ये दोनों संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जैसे यहां जल में दो हाइड्रोजन के परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का परमाणु है तो दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। यहां हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में अनुपात पा रहे हैं 2:1, और यहां कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में अनुपात पा रहे हैं 1:2। अब यहां कहने का मतलब यह है कि यह स्रोत पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जहां से भी हम इस पूरे को हम जल का एक अणु कहेंगे। अब इस जल के एक अणु को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे अपने हैंड पाइप से ले लें जल, या वर्षा का जल ले लें, या नदी समुद्र तालाब कहीं से भी अगर हम जल का एक अणु लेते हैं तो निश्चित है कि उस एक अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात दो संबंधी एक रहेगा तभी वह यौगिक जल कहलाएगा, और जैसे ही यह अनुपात चेंज होगा तो वह यौगिक जल न कहला करके कोई दूसरा यौगिक बन जाएगा। जैसे हम यहां लिखें H2O2, यह हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। अब यहां पर अगर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से संयुक्त होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में 2:1 का अनुपात मिलता है, तब तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे। लेकिन वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में यहाँ जब दो दो हो गए तो इस रेशियो को हम 1:1 कहेंगे, यदि बराबर मात्रा में मिल गए। तो अगर ये दो तरह के परमाणु, वही दो तरह के परमाणु जो यहाँ है वो यहाँ पर भी है, लेकिन अगर ये बराबर मात्रा में मिल गए तो फिर ये जल न बना करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बने। तो यहाँ ये दो तरह के यौगिक हमें क्यों मिले? इसलिए मिले कि दोनों में तत्व तो सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन उनके परमाणुओं में जो एक फिक्स अनुपात होता है, तो यहाँ पर वो अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पर 1:1 है। यानी जैसे ही परमाणुओं का अनुपात चेंज होगा तो वह यौगिक भी चेंज हो जाएगा। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में 1:2 का अनुपात है, और किसी भी स्रोत से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में एक कार्बन का परमाणु होगा और दो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, और जब इस अनुपात में वह कार्बन और ऑक्सीजन संयुक्त होंगे तो कंफर्म है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा हमें। और यहां पर भी अगर एक कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन संयुक्त हो जाता है तो चूंकि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, यहाँ अनुपात चेंज होकर के 1:1 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यह यौगिक होगा
कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर के दूसरा यौगिक प्राप्त होगा जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। तो अभी हम लोग दो उदाहरण ऐसा देखे कि इन दोनों में भी तत्व तो वही है, यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही संयुक्त हुए हैं, यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही संयुक्त हुए हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या में निश्चित अनुपात बदल गया है। यहाँ पर कुछ दूसरा अनुपात है, यहाँ पर कुछ दूसरा अनुपात है। तो इस अनुपात के बदलने का परिणाम ये मिलेगा कि हमें बदला हुआ यौगिक भी प्राप्त होगा। यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में 1:2 का अनुपात है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इन्हीं दोनों परमाणुओं के बीच में 1:1 अनुपात है। तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि कोई अगर यौगिक है तो वह जिन जिन तत्वों से मिलकर बना है, चाहे उसमें 2 तत्व हो या 2 से अधिक तत्व हो, उन तत्वों के परमाणुओं में एक निश्चित अनुपात का होना भी जरूरी है। इसीलिए यौगिक की परिभाषा हम देते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो प्राप्त शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यहाँ यौगिक का कुछ हम उदाहरण लिखे हैं। जल है, जो ऊपर देख रहे हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अमोनिया है, ग्लूकोज है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसे हम देख रहे हैं कि ये दो प्रकार के तत्व हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 1:3 का अनुपात मिल रहा है। तो जहां पर भी इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 1:3 का अनुपात मिले तो कंफर्म है कि वह शुद्ध पदार्थ अमोनिया ही मिलेगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यहाँ ये अनुपात हमको मिल रहा है 6:12:6। अगर हम इनको सरल अनुपात में चेंज करना चाहें तो 6 से जब डिवाइड करेंगे ये हमको मिलेगा 1:2:1। स्पष्ट है यहां से कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में संयुक्त होंगे तो एक शुद्ध पदार्थ हमें प्राप्त होगा, जिस शुद्ध पदार्थ को हम यौगिक कहेंगे और इस यौगिक का नाम ग्लूकोज हो। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यौगिक समझ में आया होगा। अब यौगिक समझ जाने के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हम बताना चाहेंगे कि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं हम अगले पेज पर लिखेंगे इसको, लेकिन तब तक हम बता दे रहे हैं कि जो यौगिक के गुण होते हैं वह उसके घटक तत्वों के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। यहां हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, घटक तत्व। जैसे जब हम H2O लिख रहे हैं, जल का सूत्र, तो इस जल में घटक तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में घटक तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन। अमोनिया में घटक तत्व हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ग्लूकोज में घटक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी जिन जिन तत्वों से मिलकर कोई यौगिक बना है उन तत्वों को हम उस यौगिक का घटक कहते हैं, कंपोनेंट। तो कोई यौगिक जिन घटकों से मिलकर बना है, जिन तत्वों से मिलकर बना है, उस यौगिक का गुण उसके घटकों के गुण से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं जल का। जल में घटक तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है बच्चों गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। और जब ये दोनों गैसें दो संबंध एक के अनुपात में संयुक्त होती हैं तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है जल,
वह द्रव होता है। यानी घटक तत्व गैसीय अवस्था में है, लेकिन उनके एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होने से जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है वह यौगिक द्रव अवस्था में है। दूसरा चीज हम ये भी पाएंगे कि जो हाइड्रोजन होता है वह हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है जो पॉप के साउंड के साथ जलती है, और जो ऑक्सीजन है यह किसी वस्तु को जलाने में सपोर्ट करता है, जलाने में सहायक होता है। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से एक ज्वलनशील है, जलना चाहती है, जल जाएगी, और दूसरा ऑक्सीजन जो उसके जलने में सपोर्ट करेगा, जलाना चाहेगा। लेकिन जब ये दोनों संयुक्त होकर के जल बना लिए तो जल का उपयोग हम आग को बुझाने के लिए करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो यौगिक के गुण होते हैं वह उसके घटकों के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो अभी हम बता रहे थे बच्चों कि यौगिक के गुण उसके घटकों के गुण से भिन्न होते हैं, बता चुके हैं जल का उदाहरण लेकर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो घटक हैं। दूसरा जो इसका ये गुण होता है कि यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा यौगिक से पृथक नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी एक यौगिकों का गुण होता है कि जैसे मान लो हम जल ले लिए, और हम यह जानते हैं कि जल दो घटकों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हम किसी भौतिक विधि के द्वारा उस जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधि में मुख्य रूप से बच्चों ये आता है जैसे किसी चीज में से किसी चीज को चुन चुन करके अलग कर देना, उसको फिल्टर करके अलग कर देना छान कर, या उसका हम आसवन करके उसको अलग कर दें। ये सब चुनना, बिनना, छानना, आसवन करना, ये सारी विधियां भौतिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो हम यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा यौगिक से पृथक नहीं किया जा सकता। कोई भी यौगिक हो उसके घटकों को हम इन भौतिक विधियों से यौगिक से पृथक नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम लोग मिश्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो द्रव्य के वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ के बाद एक भाग बना था जिसको हम लोग मिश्रण कह रहे थे। उस मिश्रण की कुछ इस तरह परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, मिश्रण कहलाता है। यहाँ हम अब ये शुद्ध पदार्थ के बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग शुद्ध पदार्थों के बारे में ही पढ़े हैं। तो जब यह दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में ले लिया जाए, यानी चाहे हम उसकी जितनी मात्रा लेना चाहें हम ले करके और एक दूसरे में उनको हम मिश्रित कर दें, मिक्स कर दें, तो इस तरह से जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उस पदार्थ का नाम ही मिश्रण होता है। जैसे उदाहरण है जल और चीनी का मिश्रण। हम जल और चीनी को एक में मिला दें, एक मिश्रण बनेगा। नमक और जल का मिश्रण, हम जल में नमक भी डाल करके और उसको घोल करके नमक और जल का मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। अनाज के दानों में कंकड़ का मिश्रण, कभी कभी हम लोग अपने डेली लाइफ में ये देखते हैं कि जो अनाज के दाने होते हैं, चाहे वह गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कंकड़ भी मिले रहते हैं। तो वहां पर भी ये दो घटक हो गए, एक तो अनाज के दाने हो गए और दूसरा घटक वो कंकड़ हो गया। ये भी अगर दोनों एक दूसरे में मिश्रित हैं तो यह अनाज के दानों में कंकड़ का मिश्रण भी एक मिश्रण का उदाहरण बनेगा। जल और रेत का मिश्रण, जल में हम कुछ रेत मिला दें तो वहां पर भी हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा। तो ये जो सारे उदाहरण हैं, जल में चीनी का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण,
अनाज के दानों में कंकड़ का मिश्रण, या ये जो हमारा उदाहरण है रेत और जल और रेत का मिश्रण, इन सभी को हम मिश्रण कहेंगे। यहां भी एक नोट हमें याद रखना है जो इस यौगिक के गुणों से अलग मिलेगा, कि मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक मिश्रण में विशेषता मिलती है कि जिन घटकों से मिलकर भी कोई मिश्रण बना है, उस मिश्रण से हम उन घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे थोड़े समय के लिए मान लिया जाए कि हमारे घर में चावल में कुछ कंकड़ के टुकड़े कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। हम उन कंकड़ के टुकड़ों को अगर प्रयास करें तो उस चावल के दानों के बीच बीच से उस कंकड़ के टुकड़ों को चुन चुन करके अलग कर सकते हैं, और इस तरह चावल के दाने अलग हो जाएंगे और कंकड़ अलग हो जाएंगे। यानी मिश्रण के जो दो घटक हैं वो भौतिक विधि के द्वारा ही, चुनने के द्वारा ही एक दूसरे से पृथक हो गए। जैसे यहाँ जल और चीनी का मिश्रण है। अगर हम जल और चीनी के मिश्रण को बनाने के बाद अगर हम उसको उष्मीय ऊर्जा देकर गर्म करना शुरू करें, तो जब जल अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, तो वहां से वह जल भाप बन बन करके उड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम उस भाप को स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और उस भाप को पुनः हम ठंडा कर दें, तो वह जल में परिवर्तित हो जाएगा, और उस जल और चीनी के मिश्रण से जो पूरा का पूरा जल भाप बन करके उड़ जाएगा, तो बर्तन में केवल चीनी बच जाएगी। तो बर्तन में चीनी बच गई, और उस भाप को हमने अगर ठंडा कर दिया तो हमें पानी भी मिल गया। तो जिस पानी और चीनी को मिला करके हम मिश्रण बनाए थे, इसके दो घटक हुए, एक हुआ जल और दूसरा चीनी। और इस तरह से इस विधि से जो हम जल और चीनी को अलग कर रहे हैं, इसी को हम आसवन कहते हैं। यहाँ हम जल से चीनी को अलग कर सकते हैं, इसी तरह नमक से जल को अलग कर सकते हैं। अभी बताया कि अनाज के दानों में से कंकड़ के दानों को चुन करके हम अलग कर सकते हैं। जल और रेत का जो मिश्रण है, अगर हम उस जल को अच्छे से फिल्टर कर दें तो जल अलग हो जाएगा और रेत अलग हो जाएगा। यानी इस मिश्रण के घटकों को हम छान कर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यहाँ यौगिक में कहा गया कि यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा यौगिक से पृथक नहीं किया जा सकता है, जबकि मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब यहाँ इस मिश्रण के हम लोग दो टाइप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो हम समांगी मिश्रण के बारे में जानकारी लें कि वह मिश्रण जिसमें घटक कण संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में संपूर्ण मिश्रण का संघटन समान होता है। इसे हम लोग समझने का प्रयास करें। समांगी का अर्थ होता है बच्चों समअंगी। अंग्रेजी में तो हम इसको होमोजीनियस कहते हैं, लेकिन जो हिंदी का शब्द है समांगी, इस समांगी का मतलब हुआ समअंगी। यानी हम एक ऐसा मिश्रण तैयार करें जिसके प्रत्येक भाग में समानता देखने को मिले। जैसे एक गिलास में हम पानी ले लिए, उसमें 2-1 चम्मच चीनी डाल दिए। उस चीनी को डालने के तुरंत बाद हमें यह देखने को मिलेगा कि अधिकांश चीनी उस गिलास की पेदी में जमा हो गई। इस स्थिति में पेदी में चीनी की मात्रा अधिक है, और उस पेदी से ऊपर जो गिलास में जल है उस भाग में जल की मात्रा अधिक है। तो कहीं चीनी अधिक है और कहीं जल अधिक है। जब तक ये स्थिति है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो उस मिश्रण के घटक है चीनी और जल, वो पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। या हम ये भी नहीं कह सकते कि इस मिश्रण का संगठन
संगठन एक समान है। और जैसे ही हम चम्मच से उसको थोड़ी देर तक ऐसे हिला हिला करके और चीनी के सभी दानों को उसमें मिक्स कर दें, तो हमें पता चलेगा कि अब वह चीनी और जल पूरे मिश्रण में एक समान रूप से फैल गए हैं और उस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन बिल्कुल समान हो चुका है। कहीं से भी अगर हम थोड़ा सा मिश्रण निकालेंगे तो उसमें हर जगह हमें पानी और चीनी की मात्रा मिली हुई दिखाई देगी और वो भी समान रूप से मिली हुई दिखाई देगी। तो जब तक वो पूरा चीनी जल में घुली नहीं है तब तक तो हम उसको समांगी मिश्रण नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वह पूरी चीनी जल में घुल जाती है तो जो वह जल और चीनी का मिश्रण बनेगा वह एक समांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि उसमें दोनों गुण आ जाएंगे कि घटक कण संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित हो जाएंगे और तब हम कह सकते हैं कि यह समांगी मिश्रण में संपूर्ण मिश्रण का संगठन एक समान हो गया है। इस तरह का एग्जाम्पल हम नमक और पानी के साथ भी लेकर समझ सकते हैं। जो हमारी वायु होती है, वायु में भी विभिन्न गैसें मिली होती हैं, लेकिन वह इस तरह से एक दूसरे में मिक्स होती हैं कि उस पूरी वायु का संगठन एक समान हो जाता है और उस मिश्रण में जो भी घटक गैसें हैं वो समान रूप से वितरित होती हैं। इस तरह हम ये समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण लेंगे। जल और चीनी का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, वायु आदि। इसके बाद अब हम इस मिश्रण के दूसरे पार्ट जिसका नाम होता है, एक चीज और है यहाँ हम नोट में मेंशन किया है, जो अभी अभी हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बच्चों, इस समांगी मिश्रण का दूसरा नाम विलयन होता है। इस विलयन को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट ईयर आप लोग जो पार्ट 1 बुक होगी केमिस्ट्री की, उसमें इस विलयन से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, जहां विलयन का डिटेल अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इतना जान लेना है कि जो समांगी मिश्रण होते हैं उन समांगी मिश्रण को ही हम दूसरे शब्दों में विलयन भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है विसमांगी मिश्रण का, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और हम लिखेंगे कि वे मिश्रण जिनमें घटक कण संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से नहीं वितरित होते हैं विसमांगी मिश्रण कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी, कोई जटिल चीज नहीं है। जब समांगी मिश्रण समझ में आ गया तो विसमांगी उसी से रिलेटेड है, यानी जब घटक कण पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित न हो, या हम यह भी कह सकते हैं कि उस मिश्रण का संगठन एक समान न हो, तो ऐसे मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं रेत और जल का मिश्रण। हम रेत और जल को एक में मिलाकर चाहे जितना भी देर तक हम उसको चम्मच से हिलाते रहें, वह रेत पानी में कभी घुलेगा नहीं, और जैसे ही हम चम्मच से हिलाना बंद करेंगे वो रेत के कण बर्तन की पेंदी में बैठ जाएंगे और पानी ऊपर हो जाएगा। इस तरह अगर हम रेत और जल का मिश्रण बनाते हैं तो वह मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। इसी तरह चावल और गंदगी के कणों का मिश्रण, जैसा अभी हम चर्चा किए थे, चावल हो, दालें हो, गेहूं हो या कोई भी अनाज हो हमारे घर में, उसमें कुछ गंदगी के कण कंकड़ वगैरह मिले जुले रहते हैं, तो वह गंदगी के कण यानी कंकड़ और अनाज के दाने कुछ इस तरह मिक्स होते हैं कि उसमें जहां तहां हमको गंदगी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि वह अनाज के दानों के साथ बिल्कुल समान रूप से पूरे अनाज में मिली हुई है, और अगर हम थोड़ा सा भी उसमें से निकालते हैं अपनी हथेली पर तो जितने अनाज के दाने हो उतने कंकड़ के दाने हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं इन्हें हम विसमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह ये भी सारे टर्म्स कंप्लीट हुए। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
और लास्ट में मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा बच्चों कि अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मेरी पढ़ाई की केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के सामने इससे भी बेहतरीन वीडियो हम प्रेषित करेंगे और आप लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।